Hello everyone, welcome on our e-learning channel. Today we are going to start our second chapter of Paramount book written by नीतू मैम। जैसा हमने आपको बताया था तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बुक बहुत ही बेहतरीन है उस बुक को हम ख़त्म करने का पूरा निर्णय लिए हैं और उस बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है और हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टेंस। अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस को बेसिकली काल कहा जाता है और काल का और सरल रूप होता है समय यानी टाइम। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज यानी भाषा को तीन भागों में बांटा जाता है यानी भाषा को तीन समय के अनुसार बोला जाता है। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है आपका फ्यूचर। तो बात इतनी समझ में आई कि टेंस का मतलब होता है काल और काल का अर्थ होता है समय। तो समय को तीन भागों में हमने बांटा है और इंसान इन्हीं तीन समय को जीता है। एक वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट और एक होता है भविष्य यानी फ्यूचर। तो देखिए वास्तव में टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस किसी कार्य के समय और अवस्था को बताता है कि कार्य कब हुआ और किस अवस्था में हुआ, इसकी जानकारी हमें टेंस से ही ज्ञात होती है। बेसिकली टेंस को तीन भागों में बांटा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा प्रेजेंट, एक होता है मेरा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और भविष्य को फ्यूचर। ये कह लीजिए फ्यूचर को भविष्य काल कहा जाता है। और फर्दर इनको समझने के लिए सब डिवीज़न और किए जाते हैं यानी प्रत्येक के चार सब डिवीज़न और होते हैं। प्रत्येक के कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन perfect continuous, perfect continuous. So there are three types of tense, there are three kinds of tense: present, past, future, and these are also further classified into four parts, four subdivision: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. अब यहाँ बात करते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर। देखिए कन्फ्यूजिंग पेयर में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इस टेंस में क्या सिमिलरिटी है, क्या इसमें डिफ्रेंशिएट है। तो देखिए पहला है, पहले पॉइंट में हमने दे रखा है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, इसमें हमेशा क्या करते हैं, हम रूटीन की बात करते हैं यानी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हमारी आदत में है, जो डेली होता है, हैपन्स एवरी डे। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सी वाक्यों की बात करते हैं जो दैनिक दिनचर्या में आते हैं या फिर वो घटना घटित होती ही होती है वर्तमान में, तो वो होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी हम बेसिक लेवल पर बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है। और प्रेजेंट का मतलब अभी, यानी वर्तमान में जो काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है, जो घटना अभी घट रही है, वो सब आपकी कौन सी होती है, ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कि दोनों के दोनों एक्शन कौन से हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन सिंपल प्रेजेंट की बात कौन सी होती है, जैसे कि डेली होता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप ट्यूशन जाते हैं, आप देर से खाना खाते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, जो काम डेली होता है। लेकिन अभी अभी जो काम हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पॉइंट नंबर सेकंड, continuous and perfect continuous, what is the basic difference between them, let's discuss. continuous का मतलब होता है जो काम अभी हो रहा है, right now happening in front of us and you। ना तो इसका ये पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ना ये पता होता तो एंडिंग पॉइंट क्या है, काम कब खत्म हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता यानी कब शुरू हुआ और ये घटना कब खत्म होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें कोई टाइम नहीं होगा, देयर इज नो टाइम। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम आपको बताएंगे ये तीन होते हैं, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, फ्यूचर का। लेकिन सिंपल हम इसका मीनिंग की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा
स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास, ये तो ज़रूर होगा कि काम कब ख़त्म हुआ इसकी जानकारी हमारे पास होगी, दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे सेंटेंस में दिया जाता है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 साल से, 3 साल से, ऐसे वाक्य में ये टाइमिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल सी बात ये, परफेक्ट में कोई भी टाइम की बात नहीं की जाती है, सॉरी कॉन्टिन्यूस में टाइम की कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम की बात की जाती है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया जाएगा। गाइस लेट डिस्कस पॉइंट नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, देखिए हमने देखा था कंटिन्यूस का मतलब होता है हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस एक्शन विल बी फिनिश्ड, ये घटना खत्म हो जाएगी, यानी ये एक्शन खत्म हो जाएगा। तो यानी कंटिन्यूस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो थोड़ा सा स्टॉपेज ले लेता है या ब्राम ले लेता है, रुक जाता है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है, देखिए दोनों के अंदर ही काम को खत्म होने को दिखाते हैं। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी भी खत्म हुआ है, इसका एक नाम देते हैं जस्ट फिनिश, इसको एक नाम देते हैं जस्ट फिनिश। जो काम अभी भी खत्म हुआ है, अभी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है ओल्ड फिनिश, ओल्ड फिनिश जो काम को खत्म हुआ है, समय हो गया है। कल मैं बाजार गया, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया, तो इस तरीके के वाक्य किस में आएंगे, सिंपल पास्ट में आएंगे। अच्छा मान के चलिए आपने 10 बजे खाना खाया है, 12 बजे आप दोस्त के यहाँ गए, तो आपके फ्रेंड ने बोला चलो खाना खा लीजिए, मैंने बोला अभी मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव टेकन फूड। तो उस खाने का इफेक्ट अभी आपके स्टमक में है, आपकी बॉडी पर है। तो वही है, अगर किसी काम का इफेक्ट आपके ऊपर दिखाया जा रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। इफेक्ट खत्म हो गया है, उसका लंबा समय गुजर चुका है, तो दैट इज सिंपल पास्ट। तो चलिए ये थी आपकी पॉइंट नंबर थर्ड की बात है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर। तो गाइस अब बात है यहाँ पर सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अब ये दोनों भी देखेंगे, इसमें भी काम को खत्म होना दिखाता है, इसमें काम को खत्म होने को दिखाता है। मैंने आपको बताया था, ये मान के चलिए इसको हमने बोल दिया न्यू पास्ट, इसको हमने न्यू पास्ट बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ओल्ड पास्ट। यानी जब पास्ट में जब दो घटनाओं की बात होती है, जब पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, तो उन दोनों एक्शन के बीच में ये देखा जाता है कि कौन सा इंसिडेंट, कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। जो एक्शन पहले हो जाता है तो उसका लंबे समय हो जाता है, यानी पुराना एक्शन हो जाता है। जो एक्शन बाद में होता है वो आपका ओल्ड पास्ट में आ जाता है। यानी घटनाएं दो होंगी, एक होता है मेरा न्यू पास्ट जो काम बाद में हुआ होगा, एक होता है आपका पास्ट परफेक्ट यानी ओल्ड पास्ट जो घटना पहले घट गई होगी। तो यानी इसका इन दोनों का प्रयोग तभी करते हैं साथ साथ में जब दो एक्शन साथ में होंगे। ठीक है, तो यानी पुराना एक्शन तो होगा, तो पास्ट परफेक्ट यानी बहुत ही पुराना, बहुत ज़्यादा पुराने की बात चल रही है, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो देखिए अब बात करेंगे इंडेफिनेट। चलिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, एक प्रीफिक्स लगाओ। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। ओके, यानी नए वर्ड्स के फॉर्मेशन के लिए हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि नए शब्द बने। तो हम बात करते हैं इंडेफिनेट। बेसिकली हमारे पास इंडेफिनेट तीन होते हैं, तीन इंडेफिनेट होते हैं। एक प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीन इंडेफिनेट हमारे पास होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ओके, अगर आप ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश वाली बात कर रहे हैं, आप जानते हैं प्रेजेंट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हूँ, हो। इससे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का है और इंडेफिनेट की बात हो रही है, तो ता ती ते। तो ये बेसिक लेवल की बात है, जब आप 6-7 क्लास में होते हैं तो उसके लिए है कि वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ जाएगा। यानी तीन पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पे, वाक्य के अंत में ता है ती है ते है, और इसके हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे पास डू डस, और मेन वर्ब होती है इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आता है, ई एस भी आता है, या फर्स्ट फॉर्म भी आती है केवल। ठीक है गाइस, तो हम अब इंडेफिनेट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो डेफिनेट नहीं है, यानी ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेट नहीं है। और वास्तव में इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जीरो इन्फॉर्मेशन। ऐसे एक्शन जो हमें पता ही नहीं कब खत्म हुए और कब शुरू होंगे, या कब शुरू हुए कब खत्म होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, दैट इज इंडेफिनेट।
तो देखिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूले में, हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, आप जानते हैं इंडेफिनिट के अंदर भी चार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। पॉजिटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरी मेन वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ मेरा एस या ईएस आ जाएगा, एस या ईएस आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी जब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे तब लगाते हुए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डू या डज नॉट, डू या डज नॉट मुझे लगाना होगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और वर्ब्स क्या होती हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आप नेगेटिव को ऐसे ही बना सकते हैं, इस नॉट को इसके साथ आप क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डू नॉट का डोंट बना दीजिए, डज नॉट का डजेंट बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डोंट या डजेंट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इफ वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट की बात करें, इंटरोगेटिव फर्स्ट की बात करें तो आप जानते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट में डू या डज, दिस विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट लगाइए प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डू या डज, नॉट भी लगा सकते हैं जिसको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हो। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के पास में आता है। ठीक है, इसको और कर लीजिए, अगर आप इस नोट को बाहर लेके आना चाहते हैं तो बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर आने पर हमेशा शॉर्ट फॉर्म का ही ये रूप देगा, तो यह डोंट हो जाएगा या डजंट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मेरा मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है, यहाँ भी मेन आपकी मेन वर्ब आएगी, ओके, V1। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करते हैं गाइस। इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे बनेगा, आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड वी विल यूज डू एंड डज, डू एंड डज वट एवर इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर V1 यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर नॉट लगा लीजिए आप, प्लस V1 प्लस क्वेश्चन। ओके, इस नोट को आगे ले आइए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू नॉट को डोंट लगा दीजिए, डज नॉट को डजंट लगा लीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने देखा फॉर्मूलेज हैं, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट को पढ़ते हैं। ठीक है इस, अब देखिए यहाँ पर हम अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेकेंड, लेट मी गेट अ न्यू पेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे दे प्ले क्रिकेट डेली, दे प्ले क्रिकेट डेली, दिस इज प्रेजेंट डेफिनेट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या लगाया, V1 लगाया, ओके, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वी विल डिस्कस इन एडवर्ब सेक्शन। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, दे डू नॉट या दे डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, if you want to change into interrogative first, do they play cricket, put the question mark at the end of a sentence, and where do they play cricket, where do they play cricket, and this is the interrogative second. Now you can see here. So guys, आपने देखा this one positive, this one नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं, डोंट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स अबाउट दिस वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव टोल्ड यू दिस थिंग्स। तो आपने देखा ये प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर लग लेते हैं। देखो, ही गोज टू स्कूल
एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, ही गोज टू स्कूल डेली। तो आप इसको नेगेटिव बनाना चाहो, आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव में ऐसा ही ऐसा आएगा, लेकिन जब जैसे ही आप इसको नेगेटिव बनाओगे, ही डज नॉट का डजंट भी लिख सकते हो, ही डजंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। अच्छा, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट डज ही गो टू, गो टू स्कूल डेली, हाउ डज ही गो टू स्कूल डेली, हाउ डज ही गो टू स्कूल। ओके, तो आपने देखा दीज टू एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने बात करी इसके बारे में। चलिए अब देखिए, फॉर्मूले पर बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं रूटीन एक्शन। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करते हैं, रूटीन एक्शन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, ये रूटीन एक्शन को दिखाएंगे। तो रूटीन एक्शन का मतलब होता है नियमित कार्य। जो नियमित कार्य है, नियमित घटना है, नियमित कार्य को दिखाने के लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। और नियमित कार्य के अंदर पहला आता है आपका रेगुलर एक्शन, जैसे कि आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, दिस इज द रेगुलर एक्शन। अच्छा, इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे एक्शन होते तो हैं, लेकिन एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं होते कि प्रत्येक 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल बाद, 20 साल बाद, ना, लेकिन होते ज़रूर है। जो काम होना ही होना होता है तो उसके लिए लगाते हैं इरेगुलर एक्शन। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला अर्थ क्वैक्स कम, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जापान में अर्थक्वेक्स आते हैं। तो आप जानते हैं कि डेफिनेट फ्रिक्वेंसी नहीं होती, कभी भी वहाँ ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो इसलिए इस एक्शन को हमने बोला इरेगुलर है, तो सही, लेकिन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस सेंटेंस इरेगुलर कैटेगरी। एंड नाउ हैबिट्स की, आदत की बात करते हैं। अभी कोई भी आदत आप जानते हैं आसानी से नहीं पड़ती है, और पड़ती है तो वो फिर लंबे समय तक चलती है, वो प्रतिदिन होने लगती है। जैसे कि मैंने बोला शी स्पीक्स, शी स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है, शी स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलती है, दैट इज हैबिट्स। अच्छा गाइस, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। जो घटनाएं होनी ही होती हैं, सार्वभौमिक तथ्य बोलते हैं। जो नेचुरल एक्शन जो होते हैं, नेचुरल एक्शन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। ये क्या है आपकी, ये आपकी सार्वभौमिक घटना है। ठीक है गाइस। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडिंग्स होती है उनको लिखा जाता है, और स्पोर्ट्स में जो कमेंट्री होती है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पीएम साइंस, पीएम साइंस अ प्लान विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है, वो होगा, लेकिन फिर भी हमने हेडलाइंस किस में लिखी है, प्रेजेंट डेफिनेट में लिखी है। ये न्यूज़पेपर में ऐसे देखा होगा। ठीक है ना, अ क्रिमिनल किल्स अ वीमेन अ ओल्ड मैन। तो ऐसी सारी की सारी एक्शन जो या तो पास्ट के होंगे, फ्यूचर के होंगे, लेकिन उनको प्रेजेंट में ही रिप्रेजेंटेट किया जाता है। स्पोर्ट कमेंट्री भी प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ की जाती है, जैसे कि सचिन सचिन फेसेस सचिन फेसेस 20 ओवर इन दिस गेम, है ना। तो ऐसे बोलते हैं सचिन ने फेस किए। तो आपने देखा कि कमेंटेटरी में वो ऑलरेडी अभी खेल रहे हैं, वो कर चुके हैं, मतलब अभी फेस कर रहे हैं, 20 ओवर खेल चुके हैं, तो फिर भी वो सेंटेंस को प्रेजेंट डेफिनेट बोला जा रहा है। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट में हो जाएगा। अब क्या हो सकता है प्रेजेंट डेफिनेट में, अब दे रखा है, देखिए नियर फ्यूचर प्लान। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करते हैं, जो भी कोई एक्शन आपने डिसाइड कर लिया है और वो एक्शन होगा ही होगा, तो नियर फ्यूचर प्लान के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे कि आई टेक एडमिशन, आई टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज,
ओके गाइस, थोड़ा सा गैप हो गया। कॉलेज, तो आपने देखा अभी मतलब आपको बिल्कुल डिसाइड है, 12th का आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। तो वो फ्यूचर प्लान है कि आगे चल के आप किस में पढ़ाई करोगे, तो कॉलेज में करोगे, तो इसलिए आपने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनेट में। कुछ एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनेट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस सेंटेंसेस एंड कोशिश करेंगे क्या है, कैसे सही हो सकते हैं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे होंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हाट ही नोज, वह क्या जानता है। आप जानते हैं व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर। ओके, तो व्हाट ही नोज, तो इसको करेक्ट करके क्या बनोगे, व्हाट डज ही नो, दिस इज द इंटरोगेटिव सेकंड, दैट्स वाई हमने व्हाट लगाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नो हो जाएगा। ऐसे एस वाली फॉर्म हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आती है। नेक्स्ट है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे बारे में क्या जानता। आपने देखा डू नॉट आया है आई के अकॉर्डिंग और नोज आया है ही के अकॉर्डिंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डोंट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केसेस। तो गाइज इस सेंटेंस में ये समझिएगा, कभी कभी होता क्या है, मान के चलिए आपके सब्जेक्ट है और बीच में उसने फ्रेज लगाई, फ्रेज, क्लॉज, क्लॉज, फ्रेज, तो सारी चीज़ें भर दी, और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है ना वो कहीं दूर जाके कहीं पटक दिया उसने, यानी बहुत ज़्यादा गैप दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। अब होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप जानते हैं क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस, इसके अंदर भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्लॉज में। तो क्लॉज की जो वर्ब होती है ना, हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि ये जो क्लॉज के अंदर वर्ब आ रही है वो इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब है, ऐसा नहीं होता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी है। तो क्या करते हैं, फिर हम उसको सेटिस्फाई कराते हैं कि भैया जी ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर इस वर्ब को सेटिस्फाई कराएंगे कि इसका अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस एस वाली फॉर्म, तमाम तरह की वर्ब्स होती हैं। तो वही है यहाँ पे, अगर बात करें तो अपील, अपील की बात चल रही थी, अपील के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने, डोंट लगाया है। तो अपील के अकॉर्डिंग डोंट लगाया है तो डोंट नहीं आएगा, क्या आएगा, डजंट आएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट। अगर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो काम खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में नहीं है, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। तो सिंपल यानी इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हो, इसको पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हो। ठीक है, काम को खत्म होने को दिखाते मैं तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप तीन चीज़ें, बाकी का अंत में आप जानते हैं, लिया, दिया, गया, एटसेट्रा, इट मे कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, एंड इसके साथ सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, वाइल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वी यूज वी वन, मीन फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है guys? तो अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले की बात करेंगे हम न्यू पेज पे, चलिए एक सेकेंड। देखिए पास्ट में क्या फॉर्मूले यूज हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, तो हाउ डू वी मेक पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। Now, if we talk about in negative sentence, what will happen? Subject we use negative बनेगा तो did not, and in negative sentence we always use V1 and object. You can also write these two words in short form. How? You know, did not यानी didn't, V1 and object. Okay. In interrogative first, what will happen? Let's check it out. इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द हेल्पिंग ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉट अंदर रख सकते हैं, V1 सेम रहेगा एज इट इज विल बी कॉपीड। ओके, अब इसको आप नॉट को बाहर ले सकते हैं, आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
एंड नाउ इंटरोगेटिव सेकंड, नाउ इंटरोगेटिव सेकंड। अब इंटरोगेटिव सेकंड में आप जानते हैं वी यूज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें डिड लगाना होगा, फिर आई यूज सब्जेक्ट, क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाली बात यहाँ भी आप रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट, नाउ नॉट यू कैन यूज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस नॉट को बाहर ले आओ, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड के साथ ही अटैच हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तो हमने बाहर ले लिया है तो केवल क्या हो जाएगा, V1 आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी स्ट्रक्चर्स की बात चल रही है। तो आपने देखा ये आपके क्या होते हैं, फॉर्मूलेज ऑफ अ पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूलेज की बात कर ली, अब हम एग्जांपल की बात और करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए, अगर मैंने बोला दे हेल्प्ड मी यस्टरडे, दे हेल्प्ड मी यस्टरडे, उन्होंने कल मेरी मदद की। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में वी यूज सेकंड फॉर्म। इफ इट चेंज इनटू नेगेटिव तो क्या कर सकते हो, दे डिड नॉट हेल्प्ड, क्या क्या हो जाएगा, हेल्प, दे डिड नॉट हेल्प। अच्छा, मी यहाँ लगा सकते हो और सही लगेगा, मी यस्टरडे, यस्टरडे। अच्छा, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म में डिड नॉट भी लगा सकते हो, दे डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, डिड दे हेल्प मी यस्टरडे। इसको नेगेटिव बना सकते हो, इसको नेगेटिव, नॉट डिड दे नॉट हेल्प मी यस्टरडे। अब इस नॉट को आप इसके साथ अटैच कर सकते हो इस तरीके से, डिडंट दे हेल्प मी यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है गाइस, अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट, व्हेन डिड दे हेल्प मी, व्हेन डिड दे हेल्प मी यस्टरडे, कल उसने मेरी मदद कब करी, कहाँ की, कैसे की, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो, व्हेन डिडंट दे, व्हेन डिडंट दे हेल्प मी यस्टरडे। ठीक है गाइस, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पे क्या दे रखा है और यहाँ पे समझेंगे, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस में, या तो इसके साथ सेकंड फॉर्म लगाइए या इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए। सेकंड फॉर्म तब लगाएंगे तब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तब जाकर के सेकंड फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो केवल इन्फिनेटिव आएगा। जैसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल, इधर समझ लेते हैं, इट इज हाई टाइम, या इट इज हाई टाइम टू स्टडी, यही एक अच्छा समय है कि पढ़ाई करें। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, एक सेकंड, व्हाट हैपन समथिंग। तो देख, ठीक है गाइस, देखिए तो क्या लगा सकते हैं, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम दैट वी स्टडी, यही सही समय है, अच्छा समय है, हम स्टडी करें। अगर सब्जेक्ट आ रहा है इट इज टाइम या हाई टाइम के बाद तो सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव का ही यूज करेंगे। और इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कभी कभी होता क्या है, हमें जब मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब पर फोर्स करना होता है, मेन वर्ब की क्रिया को और ज़्यादा एम्फेसाइज करना होता है, तो एम्फेसाइज करने के लिए क्या करना होता है, डू, डज, डिड का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने बोला आई डोंट गो देयर,
आई डोंट गो देयर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आई डू डोंट गो देयर, आई डू डोंट गो देयर, ऐसे लिखो, इसके मेन वर्ब से पहले आती है। ठीक है, आई डोंट डू गो देयर। तो आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब वाली है और ये एम्फेसाइज करने वाली वर्ब है। तो एम्फेसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्ब को जब एम्फेसाइज करना होता है तो एम्फेसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और नोट करके यहाँ पर दिया गया है, कुछ पास्ट के टाइम वर्ड होते हैं, जब ये यूज़ हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि सेंटेंस को हमेशा किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। ठीक है, यस्टरडे, एगो, बिफोर, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो दिस विद दीज वर्ड्स वी ऑलवेज यूज सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे कि शी केम हेयर यस्टरडे, शी केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आई, तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाया। ठीक है, दे वेंट टू दिल्ली, they went to Delhi 2 years ago, 2 years ago। ओके, तो आप देख सकते हैं, ओके, एगो बिफोर सेम थिंग, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर एंड व्हाट हैज़ बीन गिवन, लेट्स चेक इट आउट। सिंपल फ्यूचर, इट इज ऑल्सो future indefinite, future indefinite is to be called future indefinite। Three things is to be mentioned for the purpose of translation in the last of a sentence, ga, gi, ge, helping verb will and shall, will and shall, फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, जो कार्य भविष्य में होगा यानी जो कार्य फ्यूचर में होगा। ठीक है, द एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई शेल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, तो ये किसकी बात है, ये भविष्य की बात है। ओके, दे विल अटेंड पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आई और वी के साथ कॉमनली, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। अगर शेल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आई हैव टॉट ऑलरेडी अबाउट दिस पॉइंट्स इन चैप्टर फर्स्ट, यू कैन सी। तो शेल और विल क्या होता है, शेल और विल मॉडल का काम करते हैं, आप जानती हैं, और मॉडल का काम करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है। अब फॉर्मूले क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट की, लेट्स सी। देखो, पहली बात करते हैं पॉजिटिव। अगर हम मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, आई और वी होगा तो शेल लगा दीजिए, अदर के साथ विल लगा दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है गाइस, इफ वी वांट टू चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनको अटैच कर सकते हो। आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस विल को शॉर्ट में वांट कहा जाता है और शेल नॉट को शांट कहा जाता है, प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट बना सकते हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग को पहले ले लीजिए, यानी शेल या विल को बाहर ले लीजिए, शेल और विल को बाहर ले लीजिए, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपकी वी1 आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, शेल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ रख सकते हैं, वी1 एज इट इज़ रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, इस नॉट को इसके साथ अटैच कर दीजिए, शांट हो जाएगा, या शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। okay, interrogative second you can change, question word will be used, question word will shall plus subject plus v1 plus object। ठीक है गाइस, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ रख दीजिए वरना आप शेल या विल के साथ अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर बात चल रही थी फ्यूचर की, अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, लेट मी टेक पेन।
क्या है देख समझते हैं। जैसे कि राधा राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गाएगी। तो यू चेंज इनटू नेगेटिव, राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अच्छा, विल राधा sing a song, this is interrogative first, and where will Radha sing a song। तो ये आपके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकेंड। सो गाइस, आज के लेक्चर्स में इतना ही, एंड सो फार वी हैव कंप्लीटेड इंडेफिनेट। इंडेफिनेट means present definite, past indefinite, future indefinite. In the following lectures we will discuss about continuous, perfect and perfect continuous. So we were reading chapter second named tense. In the tense we have completed one lecture, and now we are going to start second chapter relating to the second topic, tense. तो चलिए, टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए, समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू इन एक्शन। जब भी कोई काम जारी रहता है, लगातार चलता रहता है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस बेसिकली हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूस, एक पास्ट एंड थर्ड वन फ्यूचर। तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस इन दिस स्लाइड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो अभी हाल ही में चल रहे हैं, ऐसे एक्शन हमारे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखिए, कार्य वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट समय में हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं, ऑल एक्शंस आर प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्मूलेस की बातें। तो जैसे कि हमने बताया था, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, और इसमें फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है मेन आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, वी कैन अटैच दिस नॉट विद दिस हेल्पिंग वर्ब। अगर इज नॉट, अगर इसके साथ नॉट को कनेक्ट करोगे तो बनेगा इजंट, आर के साथ कनेक्ट करेंगे तो बनेगा आरंट, और एम के साथ कनेक्ट करोगे तो बनेगा एमंट। तो आप अगर इस नॉट को इसके साथ अटैच करना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म बनाकर भी इसको हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इज, आर, एम, इनमें से कोई भी हेल्प में बाहर आ जाएगी, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट बी फोर एंड ऑब्जेक्ट गाइस विद द क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज और समझिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है। नेगेटिव या तो यहाँ आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है। और मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, अगर आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच कर रहे हैं इन द इंट्रोगेटिव फर्स्ट, वी मस्ट यूज शॉर्ट फॉर्म। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, आर, एम, और सब्जेक्ट लगेगा मेन वर्ब यानी बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि शी इज शी इज हेल्पिंग मी, शी इज हेल्पिंग मी। दिस इज द small example based on present continuous. If we want to change this sentence into negative, we just put not after the helping verb. Oh, she is not helping me, she is not helping me.
Interrogative first, you just put the helping verb in the beginning of a sentence. Is she helping? Is she helping me? Okay guys, and in the interrogative, why is she why is she helping me? Why is she helping me? दिस इज द इंट्रोगेटिव सेकेंड। ठीक है गाइस, तो आपने देखा इस तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था अगर आप ट्रांसलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं तो हिंदी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, और फॉर्म लगाई जाती है फोर्थ फॉर्म। ओके गाइस, तो फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, जब हम फर्स्ट फॉर्म में जस्ट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो दैट इज द फोर्थ फॉर्म। ओके गाइस, चलिए तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। एक्चुअली सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश में टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं आर, और जो आई है ना, आई के लिए स्पेशली हम लगाते हैं एम। ओके, आई को कहीं कहीं प्लूरल माना गया है, सिंगुलर माना गया है, लेकिन होता सिंगुलर ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ये चीज़ इसलिए क्लासीफाई की जाती है, कहीं कहीं ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती है, कहीं प्लूरल लेती है, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं विच हैज़ बीन गिवन ऑन दिस स्लाइड्स। तो देखिए अभी हमने बात की फॉर्मूलेज की, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कहाँ होता है, नियर फ्यूचर एक्शन में। यानी कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा प्लान जो आप उसको करने ही वाले हैं, वो घटित होने ही वाला है, तो वो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बनाते हैं। जैसे कि शी इज गोइंग टू टेक क्लास, शी इज गोइंग टू टेक क्लास, वो क्लास बस लेने ही वाली है। ओके, वी आर गोइंग टू टेक फूड, वी आर गोइंग टू टेक फूड, बस हम खाना खाने ही वाले हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, यानी नियर फ्यूचर प्लान एक्शन, बस होने ही वाले हैं, उनको स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो इस टाइप के वाक्य। अब गोइंग टू को आप गोना भी लिख सकते हो, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, वी आर गोना टू टेक फूड, ठीक है, शी इज गोना टू टेक क्लास, ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस कम इन दिस कैटेगरी। सो अब ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक होता है हमारा क्वेश्चन टैग। आई थिंक आई आल्सो डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन टैग होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस मेरा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग मेरा पॉजिटिव होता है। तो बात यहाँ पर ये की गई है, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एम नॉट की जगह क्या करना होता है, एम नॉट की जगह हमें क्या करना होता है, आर नॉट का यूज कर लेते हैं। ये दे रखा है, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। वैसे हम क्वेश्चन टैग के लिए क्या करते थे, क्वेश्चन टैग के लिए क्या करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब का ही यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एम नॉट आई की जगह क्या कर सकते हैं, आंट आई, ये कहने का मतलब है। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एम नॉट का यूज ना कर करके हम क्या करते हैं, आर नॉट का यूज करते हैं। तो देखिए रूटीन एक्शन, जब भी रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, तब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने देखा, जब भी हमारी हैबिट की बात हो जाती है, रूटीन की बात हो जाती है, नियमित कार्य की बात हो जाती है, वी गो फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए नाउ वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड्स अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस मीन कंटिन्यू, जो चल रहा है लगातार। लेकिन अब ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो काम हमारे भूतकाल में चल रहा था। तो जो कार्य पुराने समय में चल रहा था, पहले चल रहा था, ऐसे वाक्यों का जिक्र हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। जैसे कि वह खेल रहा था, वह सो रहा था, वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था। तो दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट कंटिन्यूअस। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूलेस की। वही अगर हम बात करते हैं अब तीन चीज़ों की, अगर सिंप्लिसिटी फॉर्म की बात करते हैं तो रहा है की जगह आ जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, इसकी हेल्प में दो होते हैं, एक होता है वॉस एंड सेकंड वन इज वर। और इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है जब भी कंटिन्यूस शब्द आएगा,
दिस प्लेस वी यूज V4। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर हमने बात की तो फॉर्मूले की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नॉट को आप इसके साथ में लगा सकते हैं वॉजंट या वरंट, एज यू नो। आप हेल्प को पहले रख सकते हैं, यानी वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आप या तो नॉट इधर रख सकते हैं या फिर नॉट इनके साथ लगा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं इनकी। ओके गाइस, एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेकंड, तो इसमें लगाइए क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। ओके गाइस, आई हैव यू हैव ऑल अंडरस्टूड। तो चलिए ये हो गई हमारे फॉर्मूलेस की बातें। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलेस, हाउ डू वी यूज दिस। सपोज, अच्छा ये चीज़ समझिएगा, अगर हम वॉज की बात करते हैं, वॉज इज यूज विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज ही, शी, इट या किसी का नेम। ओके गाइस, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई के साथ क्या लगाया जाता है, वॉज लगाया जाता है। वर्क की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वर्क, वर्क को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, यू, वी, दे, आई। ओ सॉरी, आई इज यूज्ड विद द वॉज। तो इस तरीके से अब एग्जांपल ले लेते हैं। यू वर टीचिंग, यू वर टीचिंग इंग्लिश, यू वर टीचिंग इंग्लिश। ओके गाइस, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हाउ डू वी चेंज इनटू नेगेटिव, वी जस्ट सिंपल पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड देन दिस सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव। सो you were not teaching English, this is a negative sentence. If we want to change into interrogative first, you just put were before the subject, or were you teaching English, were you teaching English, were you teaching English, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। एंड were you where were you teaching, where were you teaching English। okay guys, so these are the four parts of past continuous: positive, negative, interrogative and interrogative second। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनरी एक्शन। हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस की जब बात करेंगे तब हम इमेजिनरी एक्शन की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट में, यानी ये पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी इफ, वेदर, सपोज से स्टार्ट होते हैं, दीज आर द कंडीशनल सेंटेंस। पहला सेंटेंस बनता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से और दूसरा हमने बनाया था फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो दिस सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ पर बात हो रही है कंडीशनल सेंटेंस एक और आया है जिसमें हम इमेजिनरी एक्शन की बात करते हैं, काल्पनिक एक्शन की बात करते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, इफ प्लस इमेजिनरी एक्शन, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं, और सेकंड एक्शन विद द वुड। ओके गाइस, तो कहने का मतलब ये है, तो इमेजिनरी एक्शन को हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं और इसके साथ हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी और मेन वर्ब के रूप में भी। ठीक है गाइस, जैसे कि इफ आई वर अ किंग, काश में राजा होता। इफ आई वर अ पिजन, काश में कबूतर होता। इफ आई वर अ लॉइन, काश में लॉइन होता। तो जो इमेजिन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, तो कल्पना के लिए क्या करते हैं गाइस, कल्पना के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो क्या है इसमें, देखते हैं। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, यानी हम केवल इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये काम भविष्य में हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, हम केवल एक अनुमान लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि ये घटना घट रही होगी। जैसे कि पिताजी दिल्ली जा रहे होंगे, मेरा मित्र क्रिकेट खेल रहा होगा, माताजी आराम कर रही होंगी। तो केवल एक कल्पना होती है और ये चीज़ भविष्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, भविष्य में कोई घटना चल रही होगी। ओके गाइस, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन जारी रहा होगा। तो अगर हम बेसिक फॉर्म की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या मिलेगा, मैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
ठीक है गाइस। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी। शैल बी इज यूज विद आई एंड वी एंड विद द अदर यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल के साथ यानी अदर के साथ, ये मान के चलिए। और कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस इज इनकम्प्लीट विदाउट बी फोर, तो बी फोर हमेशा इसमें यूज होगी ही होगी, ये आप याद रखिएगा। ओके गाइस, तो फॉर्मूलेस वही, चलिए बात करते हैं। पॉजिटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, विल बी शैल बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस नॉट। तो ध्यान दीजिएगा नॉट हमेशा बी से पहले लगेगा। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया है बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या बनेगा, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट। एंड नाउ इंट्रोगेटिव सेकंड, क्वेश्चन वर्ड लगाइए प्लस विल शैल रखेंगे, विल एंड शैल। ओके, वन ऑफ देम वी यूज विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा या बी अंदर ही रहेगा। ओके गाइस, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ये फॉर्मूलेज होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलेज, हाउ डू दे वर्क। जैसे कि ही, इसको इधर ले लेते हैं एक सेकंड। अच्छा, इसको ऐसे ले लेते हैं, विल बी टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। एंड नाउ चेंज इनटू नेगेटिव, ही विल नॉट बी टेकिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा होगा। वी जस्ट पुट विल एंड शैल बिफोर द सेंटेंस and then this will change into interrogative first. Will she be taking food? This is interrogative first, and if we want to change into interrogative second, we just use question word, any of them। WH फैमिली का कोई भी आप क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं, why, when, where, what। तो शूट कौन सा कर रहा है ये देख लेना चाहिए आपको। तो लिखेंगे where will he be taking food, वह खाना कहाँ खा रहा होगा। तो ये आपके सेंटेंस हो गए रिलेटिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भी कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं, या तो हम इनको यूज़ करेंगे इंडेफिनेट में या यूज़ हम करेंगे इनको परफेक्ट में। तो ये वर्ब्स हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं, ठीक है, परसेप्शंस की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं, कॉग्निटिव की बात करते हैं, सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकग्नाइज। यानी इनको कभी कंटिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जो थिंकिंग को दिखाती है, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, तो इनको भी कभी भी कंटिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। सेम यही है आपके, अगर माइंड की फीलिंग को दिखा रहे हैं, माइंड की फीलिंग के एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं, ये भी कंटिन्यूस में यूज नहीं होंगे। पोजीशन दिखाने वाले, अधिकार दिखाने वाले शब्दों के साथ भी कोई आईएनजी यूज नहीं होगा। और सेम जो कुछ जनरल वर्ड्स हैं, लुक, सीम, अपीयर, इनके साथ भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लर्निंग पोर्शन है वो, इस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्योरी। तो ही इज ओइंग कार, मैं आपको बताया ओई। अब ओ क्या होता है, ओन का मतलब होता है रखना, अधिकार रखने के लिए होता है। और अभी मैंने पोजीशन की मैंने बात करी, पोजीशन वाली वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आएंगी। तो इसके क्या हो जाएगा, इसकी जगह सेंटेंस बनेगा, इसको पूरा कैंसिल करेंगे, ही ओन्स, अच्छा कम करिए, ओन्स मत लगाइए, ओ लगाइए, ठीक है, ओ मतलब होना, ठीक है, ऑन। तो देखिए, तो क्या लगाएंगे, ही ओज अ कार, वह एक गाड़ी रखता है। दिस हाउस इज बिकमिंग टू मी, ठीक है। तो अब क्या बना, अब ये क्या है, हो जाएगा, ये घर मेरा हो रहा है या बन रहा है। वो घर तो भाई एक बार में अपना हो जाता है ना, तो क्या बन जाएगा, दिस हाउस बिकम्स टू मी। बिकम्स मत लगाइए, या बिलोंग होना चाहिए, या कुछ गलत है, थोड़ा सा बिलोंग करिए इसको, बिलोंग। तो यहाँ पे बिलोंगिंग रहा होगा, तो बिलोंगिंग की जगह करेगा बिलोंग्स टू मी।
इसका हो जाएगा बिलोंग्स टू मी, मतलब मेरा होना, ठीक है, इसको हटा देंगे, बिलोंग्स टू मी। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, ये मेंटल स्टेट को दिखा रहा है, तो ये नहीं आएगा, तो आ जाएगा आई डू नॉट, यानी आई डोंट मीन एनीथिंग, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। ओके गाइस, अब बात करते हैं आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर। तो अभी आपको बताया था कि सी को कभी एनजी में यूज नहीं करेंगे, तो आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, तो ये आपके इधर हो जाएगा। अच्छा, ये और देखिएगा, हैव जो होता है ना, हैव को दो जगह यूज किया जाता है, एक पोजीशन, एंजॉय या फूड में। पोजीशन की बात करेंगे तो इसमें कभी आईएनजी नहीं लगाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर देखा, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, तो मेरे पास कार है, तो देखो रखने के लिए हैविंग लगाया तो गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ओके, मेरे पास एक कार है। ओके गाइस, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फूड की बात करते हैं, एंजॉय की बात करते हैं, तो इसमें एनजी लग सकता है, ठीक है, इसमें एनजी यूज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक सेकेंड, आई नीड टू क्लीन दिस। अब जैसे आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी लगा से आई एम हैविंग फन, तो आपने देखा, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनजी वाले फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, दो पॉइंट्स और दे रखे हैं। अब देखिए, जेरंड एंड पार्टिसिपल, जेरंड और पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म। देखो एक चीज समझना, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है ना, फोर्थ फॉर्म, उसको कई जगह यूज करते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, एक आईएनजी वाली फॉर्म को जेरंड कहा जाता है, और एक आईएनजी वाली फॉर्म को पार्टिसिपल कहा जाता है, यानी तीन फॉर्म होते हैं इसके। कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इनमें यूज करते हैं। और एक आईएनजी वाली फॉर्म जेरंड होती है, और एक होती है पार्टिसिपल, ठीक है। अगर जेरंड की बात करें तो जेरंड को बोलते हैं वर्बल नाउन, वर्बल नाउन, यानी ये नाउन का काम करती है। अगर पार्टिसिपल की बात करें तो इसका नाम होता है वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्ब से बनी हुई है, ये एक ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम करता है, ये एक ऐसी वर्ब है जो नाउन का काम करता है। जैसे कि मैंने बोला, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपने देखा सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, स्मोकिंग आया है, और सब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन होता है, और नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, और यानी सब्जेक्ट का काम करता है वही नाउन होता है, और नाउन का काम कौन करता है, जेरेंड करता है। अच्छा, पार्टिसिपल को समझ लेते हैं। अगर मैंने बोला आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई गाड़ी देखी, तो आपने देखा गाड़ी एक नाउन है, नाउन से पहले जो कोई शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता था। इस समय जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो पार्टिसिपल है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है गाइज। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, अब परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कंटिन्यूस हमने सीखा था, कोई काम चल रहा था, हो रहा था, इट वॉज हैपनिंग, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट हैज़ बिन स्टॉप्ड, इट हैज़ बिन कंप्लीटेड। कंटिन्यूस के बाद जो अगला स्टेप जो होता है, जो काम खत्म हो जाता है या स्टॉप ले लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परफेक्ट। तो जब हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, यानी ऐसे काम जो अभी भी खत्म हुए हैं, जस्ट अभी खत्म हुए हैं, तो इसका नाम होता है जस्ट फिनिश। जस्ट फिनिश मैंने इसका नाम दिया, अभी भी हाल ही में खत्म हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो ठीक है गाइस, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर तीन चीज़ों की। वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव, और हमेशा परफेक्ट में V3 का ही यूज होगा, ठीक है गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैव, ये ध्यान दीजिएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ही, शी, इट या किसी का नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट से यू, वी, दे, आई, ठीक है गाइस। चलिए एक एग्जाम, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट्स की। एक्शन फिनिश बट नो टाइम इज गिवन, काम खत्म हुआ है लेकिन कोई टाइम वर्ड नहीं दे रखा है, कोई भी समय सूचक शब्द नहीं दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा।
अगर समय सूचक दे दिया तो इसका मतलब हो सकता है वो सेंटेंस पास्ट में भी बन सकता है, वो बात करेंगे आगे की स्लाइड में। चलिए पहले स्लाइड की बात कर पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ठीक है गाइस, V3 यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, एंड नाउ वी विल यूज़ V3। ठीक है गाइस। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, हैज़ या हैव को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। इफ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या करेंगे, वी जस्ट पुट क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये आपके फॉर्मूलेज हैं। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलेज, कैसे यूज होते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि we have completed continuous, हम कंटिन्यूस को पूरा कर चुके हैं। अच्छा नेगेटिव बना लीजिए, we have not को haven't भी बोल सकते हैं। we have not completed continuous। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को बनाइए, have we completed continuous, क्या हमने continuous खत्म कर लिया है, have we completed continuous। अच्छा इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बाद सेकंड बनाइए, when have we completed continuous, तो ये आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये आपने देखा एग्जांपल ऐसे यूज होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं तो देखते हैं क्या है। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें कई सारे इन्वेंशंस दिए हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि कोई टाइम नहीं दे रहा है। जब भी टाइम ना दे रखा हो तो उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। वी हैव रीच्ड द रूम, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, हम अभी कमरे में पहुंचे हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, आपने देखा साइंस ने हमें कई सारे आविष्कार दिए हैं 19th सेंचुरी में। तो अब 19th सेंचुरी अभी की तो है नहीं, पुरानी है, यानी घटना पहले की है, और घटना पहले की है, इसका समय भी दे रखा है। तो अब इसका सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो साइंस गेव अस, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन, एक सेकेंड, इन द 19th सेंचुरी। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 4, वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, हम 2008 में मून पर पहुंचे। तो आपने देखा समय दे रखा, समय अभी का नहीं है, पास्ट का है, और जब भी समय दे रखा होता है तो पास्ट में बनाते हैं। तो वी रीच द रूम ऑन 22 अक्टूबर 2008। अब इस नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, चलो इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर जो हैड जो आया है वो आया है मेन वर्ब के रूप में हैव, और हैव मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है हैव मतलब रखना, और रखने की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है गाइस, और हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, फॉर्म केवल मेन वर्ब की ही होती है। ओके, तो हैव के साथ हैड आ सकता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। If we talk about in point number second, he has had his breakfast, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है, उसने अपना खाना खा लिया, ये भी ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपने देखा हैव के साथ और हैज़ के साथ हैड आ सकता है। ओके, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये वर्ड्स हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ किए जाते हैं। आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ कीजिए क्योंकि ये अभी हाल ही को दिखाते हैं, रिसेंटली, अभी अभी, ऑलरेडी, हाल ही में, येट, अभी, सो फार, अभी तक, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ येट को ध्यान दीजिएगा, येट को हमेशा नेगेटिव में ही यूज़ किए जाते हैं, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे कि शी हैज़ नॉट she has not finished his work yet, यानी उसने अपना काम खत्म नहीं किया है अभी तक। ठीक है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा yet का यूज किया जाएगा इन प्रेजेंट परफेक्ट।
अब देखिए इसमें ये एक अच्छा स्ट्रक्चर्स है और उसको भी ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दे रखा है, जब भी सेंटेंस सिंस से कनेक्ट हो रहा है, सिंस से कनेक्ट हो रहा है तो पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर है ये आपको बताया जाएगा कंजंक्शन वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो सिंस जिससे कनेक्ट होता है उसको हमें तो पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएगा और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने आपको बताया था इस वाले स्ट्रक्चर्स को वो इस वाले स्ट्रक्चर्स को पीछे भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंस से इससे ही अटैच रहेगा, सिंस का पेयर इंडेफिनिट से रहेगा, ये भी ऐसे भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, आप समझ लेते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज सिंस ही बॉट अ कार, जब से उसने गाड़ी खरीदी तब से मैंने उसको नहीं देखा। तो आपने देखा जो सिंस जिसके साथ लगा हुआ है दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट एंड अदर सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने की वजह से अभी हम इतना ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इन द लेटर lectures we will discuss the further things as past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। ओके गाइज, और उसके बाद हम स्पॉटिंग एरर भी डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पास्ट परफेक्ट। हमने आपको बताया था कि टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक पार्ट को भी 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट को पढ़ लिया, कंटिन्यूअस, और हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने खत्म कर लिया है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि, एक सेकेंड, लेट मी टेक पेन। देखिए अब हम बेसिक लेवल पर 3 चीज़ें हम आपको हमेशा डिस्कस करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की बात करें पहचान के तौर पे, अगर हम पहचान के तौर पे बात करें तो इन द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड लगाई जाती है और V3 का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और V3 का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उन एग्जाम्पल को हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। और क्या स्ट्रक्चर्स हैं देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट में 2 इंसिडेंट आए हैं। 2 इंसिडेंट होने पर, और हमें ये भी देखा जाता है कि वो इंसिडेंट आफ्टर और बिफोर के साथ कनेक्ट हैं, तो क्या करते हैं, तो सुनते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बिफोर वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं ओल्ड पास्ट, यानी यहाँ पर जो काम पुराना होगा उसको लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं न्यू पास्ट। यानी क्या मतलब हो गया, यानी जब 2 घटनाएं पास्ट की होंगी, जो पुरानी घटना होगी वो बिफोर से पहले रखी जाती है, और बाद वाली घटना को बिफोर के बाद में रखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पास्ट को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और न्यू पास्ट को हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर न्यू पास्ट को रखा जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा ओल्ड पास्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड पास्ट को ट्रांसलेट करते हैं किस में, परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट में, और न्यू पास्ट को हम ट्रांसलेट करते हैं इंडेफिनिट में, राइट। तो एग्जांपल क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो आपने देखा, देखिए बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर बात हो रही है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो बिफोर से पहले हमने उस इंसिडेंट को रखा जो पहले घटित हो गया था, और बिफोर के बाद उस इंसिडेंट को रखा
जो बाद में हुआ, यानी ओल्ड पास्ट में बनेगा पहले वाला काम और न्यू पास्ट में बनेगा लेटर वाला काम। अच्छा, इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें से एरर बहुत पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो बिफोर वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, बिफोर वाले पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और आफ्टर वाले की बात करेंगे तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड वाले वाक्य को हमेशा पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट परफेक्ट में, तो कुछ सेंटेंस हैं आप देखेंगे। तो बिफोर यहाँ पर आया है, तो ये वाला वाक्य किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला होना चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट में। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, तो मैंने उसको देख लिया था कार को रोकने से पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड सीन। अब देखिए बिफोर जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यानी बिफोर ही अंडरस्टूड, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, बिफोर ही अंडरस्टूड होना चाहिए था, अंडरस्टूड। ओके, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, तो यानी जो यहाँ वाला जो सेंटेंस था ना वो इधर इन्होंने रख दिया है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, द रॉबर हैड फ्लेड। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब इसको समझ लेते हैं, बाय द टाइम जो होता है वो इज इक्वल टू बिफोर, तो बिफोर वाला सेंटेंस आप जानते हैं ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड वाला बनता पास्ट परफेक्ट में, तो द स्नो हैड स्टार्टेड। अब इसमें देख लें तो व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसने देखा कि द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जब आनंद गांव पहुंचा और उसने देखा, क्या देखा कि खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, न्यूज़ पहले मिल गई थी तो ये काम पुराना हो गया, तो इसलिए इसको हैड से बनाया है। तो हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या करते हैं, उन इंसिडेंट की बात करते हैं जो बहुत बहुत पुराने काम की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में जब दो इंसिडेंट की बात हो रही होती है तो हमें ये भी देखना होता है कि इस सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर यूज़ हुआ है तो इसके स्ट्रक्चर्स में कैसे हम चेंजेस करते हैं। तो अगर बिफोर होगा तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, बिफोर के बाद वाले स्ट्रक्चर्स में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना होगा, तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले पास्ट इंडेफिनिट को रखा जाता है और बाद में पास्ट परफेक्ट को रखा जाता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट, व्हाट हैपन्स इन दिस टेंस, लेट्स स्टडी। फ्यूचर परफेक्ट में हम उन वाक्यों की बात करते हैं जो काम भविष्य में हो चुका होगा, ठीक है ना, ऐसा काम जो फ्यूचर में हो गया होगा, ठीक है, भविष्य में खत्म हो चुका होगा। ओके गाइस, तो इसमें भी 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिल सकती है विल हैव और शैल हैव एंड शैल हैव, और परफेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पर V3 का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट में फिनिश्ड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में काम खत्म हो गया होगा, जैसे कि आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 3 o'clock, 3 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसमें फॉर्मूले को देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, और सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा,
या शैल को हम बिगिनिंग में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव अंदर ही रहेगा, और V3 का हम यूज़ करते करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाएंगे विद क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ मुझे विल या शैल लगाना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी फॉर्मूलेज होते हैं जिसके बेस पर हम फ्यूचर परफेक्ट को बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, अगर बाय द टाइम या बिफोर वाले सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, तो बाय द टाइम वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और फर्स्ट वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि आई शैल हैव, आई शैल हैव बॉट अ कार, bought a car before या by the time before you come, तुम्हारे आने से पहले मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूँगा। तो ये सेंटेंस आपने देखा, यानी बिफोर वाले स्ट्रक्चर में पहले वाला परफेक्ट से बनता है, दूसरा वाला इंडेफिनिट से, तो परफेक्ट बना यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा वाला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे कि तीनों के तीनों सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ 10। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी काम कब शुरू हुआ ये होगा, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा, अबाउट दिस वी हैव नो नॉलेज। ओके, तो वी कैन से इन नॉर्मल वर्ड्स वी हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट वी हैव नो ending point. That's why we call this sentence perfect continuous. So in the tense we have also 3 perfect continuous: present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, भूतकाल में कोई काम शुरू होगा लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। ओके, तो यानी अब अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे तो बीत चुके, तो काम बहुत पहले शुरू हो गया था लेकिन अभी भी वो बरकरार है, तो इसलिए हम बोलते हैं काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी है। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ओके, और इसमें क्या होगा, टाइम के लिए जो समय जो यूज़ होता है और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बी फोर इसमें लगेगा लगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आप जानते हैं हैज़ या हैव को बिगिन में ले आएंगे, बिगिनिंग में ले आएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे और बीन अंदर ही रहेगा, राइट, और बी फोर का यूज़ कर देंगे और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सिंस और फॉर के साथ टाइम लगा देंगे। नाउ सेम थिंग विद द इंट्रोगेटिव सेकंड, we just use question word before the has and have, has and have plus subject plus been plus before plus object, right। तो देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि she has been writing a letter, she has been writing a letter for 2 hours, for 2 hours. So you can see in this sentence we use since for the time. अब टाइम के लिए भी देखना होगा, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फॉर लगाएंगे, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वी यूज सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पे बताया भी है सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। पहले कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर में डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेट्स की बात करते हैं 2 जून, 3 जून, 4 जून। ईयर्स की बात करते हैं 2009, 2010, 2011 एट्सेट्रा। अगर हम मंथ्स की बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एट्सेट्रा। ओकेजन की बात करते हैं होली, दिवाली, क्रिसमस एट्सेट्रा। ओके, तो हम इन सब के साथ सेंस लगाते हैं। अगर घड़ी के समय की बात हो रही है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock एट्सेट्रा, इसके लिए सेंस लगाते हैं।
अगर स्टेज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, स्टेज लाइफ का मतलब होता है एडोलसेंट, इन द एडोलसेंट की बात करते हैं, इन द यूथ की बात करते हैं, इन द चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो दीज ऑल आर यूज्ड विद द सेंस। ओके, तो पार्ट ऑफ द डे। ओके, यानी अगर हम बात करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके गाइस, इन द नाइट, जब भी हम डेज के पार्ट की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज यूज विद द सेंस। ओके, अगर इनको छोड़ करके हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप ध्यान रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं क्या मिलेगा हमें, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और इसमें हो जाएगा हैड का हैड बीन हो जाएगा, और वी ऑल्सो यूज बिफोर इन दिस सेंटेंस। और टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे ही करेंगे। आप जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, खत्म कब होगा ये हम नहीं कह सकते। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट में क्या दे रखा है, भूतकाल में कोई काम हुआ और वह होते होते उस समय वो भूतकाल में खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो 2 घंटे तक उसने काम किया, वो काम खत्म हो गया, वो अभी चल नहीं रहा। अगर वो प्रेजेंट तक चलता रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और भूतकाल में शुरू हुआ है और भूतकाल में खत्म हो गया तो वो कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने बोला शी शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से गाना गा रही थी। इसका मतलब घटना पास्ट की है, पास्ट में वह काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही वह काम खत्म हो गया। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूले। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आप जानते हैं हैड बीन यूज होगा, फोर्थ फॉर्म इसमें हम लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर इसमें लगाएंगे समय के लिए, राइट, सिंस एंड फॉर। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड। आप जानते हैं नॉट जो लगेगा फर्स्ट पार्ट के साथ लगता है हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर का यूज करेंगे। इन इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करेंगे गाइस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेड को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन अंदर ही रहेगा, और इसमें हम यूज करते हैं बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर इज यूज विद द टाइम। ओके, and now interrogative second we just put question word before the head, and then this will be same as interrogative first, subject ओके बीन लग जाएगा, बी फोर लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर का यूज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपने देखा ये फॉर्मूलेज हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राम had been helping her for 2 hours, तो राम उसकी 2 घंटे से मदद कर रहा था। तो अगर आप नेगेटिव बनाओगे, राम हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर फॉर 2 hours, इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है तो जस्ट पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, हैड राम बीन हेल्पिंग हर फॉर 2 hours, एंड वेयर हैड राम बीन हेल्पिंग हर, ओके गाइस, हेल्पिंग हर फॉर 2 hours। तो इस तरीके से बन जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं कि भविष्य में कोई काम चल रहा था और वो भविष्य में जारी रहेगा। ओके, वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये भविष्य में शुरू तो हुआ लेकिन कब तक जारी रहेगा ये नहीं कह सकते। तो देखिए भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। ओके, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, राम विल हैव बीन watching movie for 3 hours,
फॉर 3 hours। राम 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा, इसका मतलब भविष्य में काम शुरू होगा। अब कब तक जारी रहेगा? वी हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, राइट। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें हम बात करते हैं, 3 चीज़ें की बात करते हैं। एक पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय, और दूसरी इसमें क्या लगेगा? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे गाइस? टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मूले, तो पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और बी4 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और टाइम के लिए हम लगा सकते हैं सिंस और फॉर, डिपेंड्स ऑन टाइम, व्हाट काइंड्स ऑफ। नेगेटिव में क्या करेंगे बच्चों? विल हैव बीन, नेगेटिव में आप जानते हैं केवल विल के बाद लगेगा विल नॉट हैव बीन, तो विल शैल हैव बीन, मेन पार्ट से के बाद ही नॉट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगेगा इसके बाद, ठीक है। प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के बाद टाइम लगा देंगे आप। इंटीग्रेटिव फर्स्ट में क्या होगा? इंटीग्रेटिव फर्स्ट में आप देख सकते हैं विल या शैल, विल या शैल को आप पहले रख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, और हैव बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है क्या। इंटीग्रेटिव सेकंड में क्या हो जाए? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, प्लस विल या शैल यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ओके गाइस। तो ये हो जाएगा बी4 यूज हो जाएगा और सिंस फॉर लग जाएगा टाइम के लिए। तो ये इस तरीके से हमने देखा फॉर्मूलेस, ठीक है गाइस। अब हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया he will have taking food for an hour, ओके गाइस, फॉर एन आवर। इसका नेगेटिव बनाएंगे, he will not have been taking food for 2 hours, for an hour, ओके गाइस। इंटीग्रेटिव फर्स्ट बनाना है, विल को बाहर रख लेंगे, ही अंदर ही रहेगा, और हैव बीन अपनी जगह बना रहेगा। मेन वर्ब आ जाएगी टेकिंग फूड फॉर एन आवर, एक क्वेश्चन मार्क। इंटीग्रेटिव सेकंड बना लीजिए, वेयर विल ही हैव बीन टेकिंग फूड फॉर एन आवर, ठीक है गाइस। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा इंटीग्रेटिव सेकंड। देखिए सो फार वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट ऑफ टेंसेस। अगर हम अब बात करें नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर। तो यानी गाइस जितना भी थ्योरी हमने कवर किया है, अब इसके ऊपर कौन किस तरह की स्पॉटिंग एरर्स हमारे एग्जाम में बनती हैं, और एग्जाम से रिलेटेड सेंटेंस की बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो गाइस तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द स्पॉटिंग एरर्स। आज के सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया है, और उसके बेस पर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फॉलोइंग स्पॉटिंग एरर्स। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. No error. तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे
तो आप देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उसको 20 साल से नहीं देखा है। एंड सो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता निश्चित तरीके से वेदर ही इज अलाइव और डेड, कि वो जिंदा है कि मर गया है। तो आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? तो देखिए इस सेंटेंस में एरर आपको दिख रहा होगा 20 ईयर्स, ये समय कैसा है? इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट समय है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैलेंडर के टाइम होता है, डेट होता है, डेज होते हैं, उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। लेकिन तो इंडेफिनिट टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स, तो सिंस और फॉर का यूज हमने आपको बताया था, सिंस और फॉर का यूज हमने बताया था, ये डेफिनेट टाइम के लिए यूज होते हैं और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होते हैं। यानी ये मान के चलिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता है, इनिशियल पॉइंट दे रखा होता है टाइमिंग का, तो उसके लिए सिंस लगाते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे when he did not find his cook in the kitchen, जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं देखा, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से पूछा वेयर हैड ही गॉन। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो दूसरा सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होगा, अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो वही यहाँ पर आया है, तो वेयर से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स में दे दिया है। तो इसको आप कलेक्ट सही करेंगे तो क्या होगा? वेयर ही हैड गॉन, यानी कंजंक्शन के बाद जो मेरा कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होगी, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? वेयर ही हैड गॉन। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू आ सेंचुरी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फॉर जब आता है आप जानते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही सिंस फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एम नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैव बीन। हियर वी विल यूज हैव बीन इन प्लेस ऑफ एम। नाउ सेंटेंस नंबर 4, I do not know where could he have gone so early in the morning। तो देखेंगे ध्यान से, I don't know where, वही वाला सेंटेंस है जो सेंटेंस किसमें दे रखा है? सेकंड। तो सेकंड के अकॉर्डिंग ही फोर सही होगा। वेयर के बाद क्या होगा? वेयर ही कुड, तो यानी ही पहले आएगा, कुड बाद में आएगा। वेयर के बाद सेंटेंस आ रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसलिए ये एक अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देगा। ठीक है, तो सेंटेंस सही होगा किस तरीके से? आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। Sentence number 5, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begin। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बाय द टाइम मैंने आपको बताया था बिफोर हो गया या बाय द टाइम हो गया, तो यह वाला सेंटेंस परफेक्ट से बनेगा, यानी ओल्ड पास्ट आता है और इधर आएगा आपका इंडेफिनेट यानी न्यू पास्ट। तो बाय द टाइम वाला सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? द शो हैड ऑलरेडी बिगन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉस की जगह हैड लगाएंगे। तो शो ऑलरेडी शुरू हो गया था टिकट के खरीदने के बाद, और खरीदने से पहले और एंटर होने से पहले शो शुरू हो चुका था। जो इंसिडेंट पहले हो जाता है दैट कम्स इन द पास्ट परफेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर 6, by the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun। अब ये फ्यूचर वाला है, आप जानते हैं जो बाय द टाइम के बाद जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट से बनता है और पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट से बनता है। तो पहले वाला सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, विल हैव ऑलरेडी बिगन, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय द टाइम के बाद जो सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो देखेंगे ध्यान से, गौरी ने मुझसे कहा, अब ये मुझे बताइएगा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। अब आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में क्या करते थे? इधर हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता था, इधर हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। अब देखें सेंचुरीज क्या है? इंडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, जस्ट सिंपल फॉर आएगा। बहुत इजी सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 9, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी।
ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगिन, और हैड के सामने यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो बिगन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म विल बी बिगन। ये वर्ब वाले सेंटेंस में, वर्ब वाले सेशन में भी बताया गया है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? यू शुड वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वर्ब सेक्शन। नाउ सेंटेंस नंबर 10, द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वॉज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेयर आया है, द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वॉज अ मैरिज हॉल। फिर वही वाली बात हो गई जो सेंटेंस नंबर सेकंड और फोर्थ में हमने की थी कि कंजंक्शन के बाद जो भी कोई सेंटेंस आएगा वो कभी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं आएगा, अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देता है। तो क्या आएगा? वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो वॉज इधर हो जाएगा और मैरिज हॉल जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट में। व्हाट हैज बीन गिवन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशंस 2 years एगो। अब 2 years एगो की बात कर रहा है, मैं आपको बताया था कि यस्टरडे, बिफोर, एगो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई पास द एग्जामिनेशंस 2 years एगो। नाउ सेंटेंस नंबर सेकंड, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तब से उन्हें कोई भी रिश्वत नहीं लिया है। सिंस वाला मैंने स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताया था, ये वाला सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट होता है और इससे पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। यू कैन सी इन द लास्ट वीडियो ऑफ टेंस। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो देखिएगा पोस्ट तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन, तो क्या बनेगा इसका? ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन, he has not taken any bribe। Perhaps, शायद, you know that I have passed the examinations in 1990। अब देखेंगे ये टाइम किसकी बात कर रहा है? पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इन 1990 में जो एग्जाम पास कर लिया, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, पास्ट में आएगा, क्योंकि ये ओल्ड, क्योंकि ओल्ड क्या है, ये ओल्ड फिनिश, यानी जो कोई काम बहुत समय पहले खत्म हो जाता है तो उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आई पास द एग्जामिनेशंस इन 1990, क्योंकि पास्ट का समय है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में से बनाया जाएगा। इन नाउ सेंटेंस नंबर 4, ही हैड रेड 4 plays, ही हैड रेड 4 plays written by शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अब देखेंगे अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है? बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन कह रहा है आने वाले वेकेशन में हम इस चीज़ को खत्म कर लेंगे। यानी जब कोई काम आगे के लिए हमें टारगेट बनाते हैं तो उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। तो कह रहा है ही हैड रेड 4 plays, तो इसकी जगह आएगा ही विल हैव रेड 4 plays। वो 4 plays को खत्म कर चुका होगा जो शेक्सपियर ने लिखा है आने वाले वेकेशंस में। इसका मतलब यह है कि काम आगे खत्म हो चुका होगा वेकेशंस में, तो पास्ट परफेक्ट में इसको हम बनाएंगे। एंड नाउ इन सेंटेंस नंबर 5, लेट्स सी, when they stole the money and where did they hide it। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, एंड हमेशा दो सिमिलर एक्शन को जोड़ता है, या इंपेरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? when did they steal। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है स्टील। द मनी, when did they steal the money and where did they hide, और इसे कहाँ छुपाया है, ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरीके से कनेक्ट। अब 6 में बात करते हैं, द टीचर हैज टुक। अब हैज के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज इन परफेक्ट बिकॉज परफेक्ट ऑलवेज टेक्स V3। सेंटेंस नंबर 7, फॉर द टाइम इमोरियल, फॉर द टाइम इमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय द मैन। देखिए टाइम इमोरियल डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है, तो फॉर क्या आ जाएगा? सिंस आएगा, सिंस टाइम मेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय द मैन इन मेनी वेज। सेंटेंस नंबर 8 की बात करते हैं, द रिवर इज इन स्पेट, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन। ओवरफ्लोन कुछ नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। यहाँ क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होता है। ओके, तो ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ओके गाइस, तो ईडी लग जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखेंगे अ लॉन्ग टाइम क्या शो कर रहा है? इंडेफिनिट टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ फॉर का यूज किया जाएगा। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ सेंटेंस नंबर 10, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। और फॉर आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज किया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एरर मेरा प्रेजेंट में है तो इसको भी परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनाएंगे, मतलब प्रेजेंट में ही सही करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, दिस सीरियल हैज बीन, दिस सीरियल हैज बीन गोइंग, दिस सीरियल हैज बीन गोइंग. ओके, this kinds of sentence will be made in perfect continuous. And now we will discuss about set number 3. Let's see sentence number first. In the early years of the renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accomplices, okay, who lived with the dancers and traveled with them from place to places when they gave performance. जब सारा का सारा सेंटेंस पास्ट में दे रखा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, जो सारे के सारे एक्शन पास्ट के हैं तो यहाँ भी पास्ट का ही यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डांसर्स के हिसाब से हैड हो जाएगा. हेरिडिटरी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनीज हु लिव्ड with the dancers and traveled with them from place to places. Okay guys, आई होप समझ में आया होगा. तो बात करते हैं सेकंड सेंटेंस. दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किसमें है, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट. तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में क्या गलती है, एक बार चेक करते हैं. दिस इज टर्न्ड आउट टू बी one our most successful projects and we have made quite a large profit from it. वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, पूरी तरीके से टर्न आउट कर दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, और किस लिए, एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट ऑफ इट, क्योंकि इसमें क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था. तो प्रॉफिट पास्ट में किया गया होगा तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, पास्ट में आएगा. एंड वी मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट. सेंटेंस नंबर थर्ड की बात करते हैं, चलिए चेक करते हैं क्या है. ही इज गिवन मी, अरे ये क्या हो गया, इसके साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, पैसिव वॉइस थोड़ी ना है, तो क्या लगाएंगे, ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशंस टुमारो. बिल्कुल सही है, हैज आ जाएगा. एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, वॉज आएगा. एज शी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप. बिल्कुल सही है. Since the trip home was expensive, I did not went. Did not के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, go लगाएंगे. 6. As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report नहीं आएगा, reported आएगा, because this is past indefinite, this is past indefinite, this will be also in past indefinite. तो क्या लगाएंगे, reported लगाएंगे, reported हो जाएगा. इन सेंटेंस नंबर 7, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्सेज. अब 2007 से कोर्स चल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ बीन. द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007. सेंटेंस नंबर 8, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे. यस्टरडे के अकॉर्डिंग सेंटेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट. तो ही डिड नॉट, यू शुड डिड नॉट इन प्लेस ऑफ हैजंट. नाउ सेंटेंस नंबर 9, लास्ट नाइट. आप जानते हैं ये पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, टाइम वर्ड कौन से वाले हैं, ये पास्ट वाले हैं. लास्ट में आई ड्रीम नहीं होगा, आई ड्रीम्ड हो जाएगा, ईडी लगेगा, ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड हो जाएगी. आई वाज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर और बुर्ज खलीफा. अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है, सपना आया था उनको कि बुर्ज खलीफा के 69th फ्लोर पर है वो. तो सेंटेंस नंबर 10 की बात करते हैं. शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस. अब देखिए यहाँ पर सिंस फॉर आता है और डेफिनेट टाइम में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन. ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं सेट नंबर 4. आई होप यू आर एंजॉइंग विद दीज सेट्स. थ्योरी के बाद अगर हम स्पॉटिंग एरर्स नहीं करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, यूज नहीं है, इसलिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेंटेंस नंबर 1 की बात करते हैं. नोबडी सो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज. देखिए सिंस वाला सेंटेंस था, आपको मैंने बताया था ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होता है. नोबडी हैज सीन हिम. सेकेंड नंबर, वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री. कह रहा है कि इस साल तक रमेश डिग्री ले चुका होगा, तो विल हैव टेकन क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ये काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो चुका होगा, तो दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर परफेक्ट, राइट. नाउ सेंटेंस नंबर 3, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, राइट, हैड बीन हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा. माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे.
लास्ट, अब हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। गुड हेवेंस, अरे ओ माई गॉड, यानी अरे हे भगवान। हाउ हैज शी ग्रोन, तो इसको क्या बनेगा, हाउ शी हैज, तो हैज इधर आएगा और सब्जेक्ट इधर आएगा, हाउ शी हैज ग्रोन, कितनी बड़ी हो चुकी है। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा, हैज बनेगा, हैज ईटन। ओके, आई हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा, आई के साथ हैव आता है। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, तो हैव को कभी कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया जब पोजीशन की बात होती है तो क्या हो जाएगा, हैव का रखने के लिए हैज लगाएंगे। ही हैज मैनी फ्रेंड्स हेयर। 8 नंबर, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, जब मैं वहां पे गया तो चार्ल्स खेल रहा था, इसका मतलब जाने का काम पास्ट में हुआ है तो खेलने का काम भी पास्ट में ही हो रहा होगा, तो लगाएंगे वॉज प्लेइंग। ओके, वॉज प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म इज गिवन हियर। सेंटेंस नंबर 10, the vaccine when hit the market is dosed by controversy in oil। अब एक चीज ध्यान से दीजिएगा, जब सेंटेंस जब पास्ट में है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, was आएगा। ओके गाइस, the victim tried to tell us what has happened but his controversy, तो the victim tried to tell us what, अब देखेंगे सेंटेंस पास्ट में है तो दिस सेंटेंस भी ऑल्सो पास्ट, तो क्या हो जाएगा, what had happened but his controversy। ओके गाइस, now we will discuss set number 5 and just take sentence number 5, our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been in a painstaking forging of rational and moral self। अब बात करते हैं यहाँ पर our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there, अब देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, there कैन, अब देखिए हिस्ट्री की बात चल रही है तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, हैज इन अ पेन स्टिकिंग फोर्सिंग ऑफ रेशनल मोरल स्टाफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक हम बताएंगे कि वर्ब एग्री हमेशा सब्जेक्ट से करती है एंड दिस विल डिस्कस इन एज वी ए पार्ट। ओके, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम प्रिजन। अब ध्यान से देखिए, लास्ट आया है तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को, तो क्या हो जाएगा, एस्केप नहीं होगा, एस्केप्ड होगा। दिस सेंटेंस विल गोज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। नाउ सेंटेंस नंबर 3, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज, अब देखिए रखने के लिए क्या लगाएंगे, हैविंग नहीं आएंगे तो हैज आएगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। पोजीशन के लिए क्या करते हैं हम, केवल हम इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन जब एंजॉय की बात कर रहे होते हैं, खाने की बात कर रहे होते हैं, तो इन दैट कंडीशन वी यूज विथ V4। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला सेंटेंस किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, नो वन हैज हर्ड एनीथिंग। नो वन हैज हर्ड एनीथिंग, दिस विल करेक्ट लाइक दिस। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था बिफोर वाले में क्या करते हैं, पहला सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखेंगे तो क्या बनेगा, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चंस, तो द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, गेव नहीं आएगा, हैड आएगा। द स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर, राइट। 6 नंबर देखेंगे, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट जब भी आता है, हमसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, ये हमको बताया था, तो क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म विल बी यूज ऑल्सो, इसमें कई सारी चीजें, हैज नॉट भी आएगा और V3 भी यूज किया जाएगा। परहैप्स यू डोंट नो आई एम ओइंग, देखेंगे प्रिपरेशन की बात कर रहा, आई एम ओइंग नहीं आएगा, आई ओन आएगा, राइट, आई ओन हो जाएगा, पॉजेसिव वाला वर्ब है। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him। अब दो घटना पास्ट के, तो ये एक्शन इससे पहले हो गया था, ये ओल्ड पास्ट हो गया, तो ओल्ड पास्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड, क्या हो जाएगा, हैड प्रिसीडेड हो जाएगा। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी, अब देखेंगे मैं आपको बताया था स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको बताया था बिफोर वाले में क्या करते हैं, तो ये वाला सेंटेंस बनेगा किसमें, परफेक्ट में बनेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इंडेफिनेट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनता है, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर हम देखेंगे इस वाले सेंटेंस में, तो व्हेन से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड
विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, यानी ये हैव यहाँ पर लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउ सेंटेंस नंबर 10, ईच वन ऑफ देम हैव हिज। अब देखें हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। ये रखने के लिए आया है, ये मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा ये मेन वर्ब है। ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। चलिए सेट नंबर 6, ओनली देर आर 6 sentences in this slide and after this chapter will be finished totally. सेंटेंस नंबर फर्स्ट, दिस कस्टम्स हैज कम डाउन सिंस टाइम्स मेमोरियल। अब टाइम्स मेमोरियल की बात कर रहा है तो यहाँ पर टाइम्स नहीं आएगा, टाइम आएगा। ओके, टाइम मेमोरियल, टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पर टाइम मेमोरियल आएगा। सेंटेंस नंबर सेकंड, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग नहीं आएगा, ही हैज़ बीन विजिटिंग आएगा, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, हैज़ बीन विजिटिंग आएगा। दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट लाइक दिस। नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड, बिलीव मी आई एम बिलीविंग को कभी यूज आने वाली फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। नाउ सेंटेंस नंबर 4, इट इज टाइम वी शुड हैव डन। मैंने आपको बताया इट इज टाइम के बाद अगर हमें सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वी डिड समथिंग यूजफुल। सेंटेंस नंबर 5, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। प्राइसेस नहीं होता, प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी है तो सब्जेक्ट को मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। आई विश काश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। अब आप जानते हैं इमेजिनरी की बात चल रही है, ठीक, कल्पना की बात चल रही है। कल्पना को हमेशा पास्ट में बनाते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया तो इसको सही करेंगे हैड से। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट।